हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की तारीख में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था और फाइनल मैच इंडिया हार गई थी। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी, सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई इंडिया ही ये कप उठाएगा, क्योंकि इंडिया ही मोस्ट डिजर्विंग टीम थी। लगातार 10 मैच जीत के आ रही थी और बहुत ही शानदार तरीके से जीत के आ रही थी। तो डिजर्विंग टीम तो वही थी। और ऑस्ट्रेलिया का जीतना सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो डिजर्विंग टीम भी नहीं थी, क्योंकि आपने उसका परफॉर्मेंस भी देखा होगा, इतना खास नहीं था पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। अगर न्यूजीलैंड भी जीत जाती, साउथ अफ्रीका भी जीत जाती, तो भी इतना दुख नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलिया के जीतने का दुख है, और वो छठी बार चैंपियन बना है। तो ये डिजर्विंग टीम को नहीं मिला वर्ल्ड कप और किसी और को मिल गया, मतलब बैड लक था उस दिन। लक का अच्छा काम नहीं किया। और क्या कारण हो सकते कि भाई इंडिया हार गई, तो कारण तो एक देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत के अंदर ही फील्डिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा रन बचा लिए थे, 40 से 50 रन बचा लिए थे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने खूब एफर्ट लगाया, मतलब ऐसा नहीं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी फाइनल डे के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, शानदार परफॉर्मेंस किया फाइनल डे के अंदर, ठीक है। और इंडिया से कहाँ चूक हुई, तो बैटिंग के अंदर कुछ चूक हुई, जैसे शुभमन गिल ने गलत शॉट खेल के आउट हो गए। फिर उसके अलावा रोहित शर्मा अगर मान लो थोड़ी जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा टिक के खेलते तो बढ़िया रहता, इंडिया की पोजीशन और कहीं होती। फिर उसके अलावा कोहली और राहुल की जो बीच में पार्टनरशिप हुई है वो बहुत स्लो हुई है, वो भी एक मतलब हार का कारण रहा। और उसके अलावा सूर्य कुमार कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो ये कुछ रीजंस रहे इंडिया के हारने के। बाकी ओवरऑल टीम का एफर्ट, टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। ऐसा नहीं था कि भाई टीम कोई घटिया परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है, सभी ने अपनी तरफ से बढ़िया एफर्ट लगाया था। बट कभी कभार क्या है कि लक काम नहीं करता है। शायद ऑस्ट्रेलिया के ये वर्ल्ड कप लिखा हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया को मिल गया, इंडिया के नहीं लिखा हुआ था इस बार। बाकी इंडिया ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है, मतलब वाकई में अगर चैंपियन की बात करें तो मुझे लगता है इंडिया ही चैंपियन है इस वर्ल्ड कप का, मतलब डिजर्विंग है। आपको क्या लगता है? और बाकी चीज़ें लक के ऊपर है, कभी किसका दिन काम करता है तो कभी किसका दिन काम करता है। खैर ठीक है, अब हार गई जो हार गई, अब नेक्स्ट के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक मैंने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे और सभी लोग क्रिकेट के फैंस तो है ही, तो थोड़ा मन हल्का हो जाए, इसीलिए मेरा भी मन हल्का हो जाए। मैं खुद भी बहुत दुखी था कल हार गई इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का, जो कि इंडिया का मोस्ट अवेटेड आईपीओ, जिसने पूरे साल इंतजार करवाया है सभी को, स्पेशली मुझे भी। और 19 साल बाद कोई भी टाटा ग्रुप के आईपीओ आ रहा है, टीसीएस के बाद ये मतलब कोई आईपीओ होगा जो 19 साल बाद आ रहा है। तो सबसे मोस्ट अवेटेड आईपीओ और इसकी ज़्यादा डिमांड थी। और वैसे ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और लोग इसीलिए तो इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है इसीलिए मोस्ट अवेटेड आईपीओ है। बट फिर भी इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे ताकि क्या कि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाए, ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा कि कितना अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है करीब करीब 350 रुपये, मतलब 350 रुपीज़, 350 रुपये पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। आज की तारीख में 30 शेयर्स का लॉट है, मतलब 30 शेयर्स का ये लॉट है। 10,500 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 70, मतलब 70% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है और मिनिमम हमारा क्राइटेरिया 20% का होता है, उससे तो कहीं ज़्यादा है। काफ़ी दिन बाद ऐसा आईपीओ देखने को मिला है, मतलब कोविड के टाइम ऐसे आईपीओ देखने को मिले थे जिनकी डिमांड 70%, 80% या 100% होती थी। और उम्मीद है कि इसकी एंकर लिस्ट भी बहुत अच्छी आ सकती है। तो फिलहाल के लिए तो डिमांड अच्छी है, बट एंकर लिस्ट भी हमें देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी जो है 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब अपने सेक्टर के अंदर एक्सपीरियंस कंपनी है। करीब करीब 30 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। और पहले इस कंपनी का नाम था सॉफ्टवेयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और अब इस कंपनी का नाम हो गया है टाटा टेक्नोलॉजीज। अब ये टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी क्या काम करती है जो इसकी डिमांड इतनी ज़बरदस्त है? तो टाटा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
डिजिटल सॉल्यूशन, उसके अलावा एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। एंड टू एंड मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक सारे सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करवाती है। अब कौन सी इंडस्ट्री को करवाती है, तो उसके अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है, कारें आती है, ये ट्रक है, ये जो भी रोड पे चलने वाले जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, तो वो सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहलाती है, जिसके अंदर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं। फिर उसके अलावा एरोस्पेस इंडस्ट्री, एरोस्पेस के अंदर हेलीकॉप्टर, ये एरोप्लेन वगैरह आते हैं। फिर हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरीज आपको पता है लगती है, जैसे ही अब बड़ी मशीनरीज के अंदर अगर बात करें, जैसे ये बुलडोजर वगैरह होते हैं, तो ये मशीनरीज है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज आती हैं, तो उन सभी को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब ये सर्विसेज के अंदर क्या है कि जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन कैड कैम पर डिज़ाइंस बनती है, जैसे अलग अलग कारों के नए नए मॉडल आते हैं, ट्रक्स के, बसेस के नए नए मॉडल्स आते हैं, तो उनके रोज़ नए डिज़ाइन के अंदर चेंज करना, मॉडल्स के अंदर चेंज करना, तो ये सभी कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कि सभी के मॉडल्स नए नए आते रहते हैं, कार हो या ट्रक हो, कुछ भी हो, तो डिज़ाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। फिर जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती है अंदर, मतलब आप कारों के अंदर रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, ट्रक्स के अंदर जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, एरोस्पेस है, सब में नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, तो उनको ये डेवलप करके देती है और उनके रिलेटेड हेल्प करती है। फिर आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। डिजिटल अंदर कारों वगैरह के अंदर या ऑटोमोबाइल्स के अंदर डिजिटल सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, वो ये प्रोवाइड करवाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड भी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, मतलब एंड टू एंड ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी क्या काम करती है, और काफ़ी डिमांडिंग काम है। और ये रोज़ नई जो टेक्नोलॉजीज नई अडॉप्ट होती है या नई चीज़ें आती है, तो ये सारा काम टाटा टेक्नोलॉजीज का है। और अगर इसके मुख्य कस्टमर्स या क्लाइंट की बात करें, तो टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर ही इसके बड़े कस्टमर्स हैं, जो कि इसकी प्रमोटर कंपनी भी है टाटा मोटर्स, मतलब जो मालिक कंपनी है वो टाटा मोटर्स, वही इसकी कस्टमर है, मतलब यहाँ से ही इसका ज़्यादातर बिजनेस आता है। अब जो भी आप ये टाटा मोटर्स है या जैगुआर लैंड रोवर के अंदर जो भी डिज़ाइन डेवलपमेंट जो भी आप देखते हैं, वो टाटा टेक्नोलॉजीज के थ्रू ही होते हैं। तो टाटा मोटर्स और जैगुआर लैंड रोवर अपने आप में बहुत बड़े कस्टमर्स हैं, अदर कस्टमर्स कुछ कम हैं, पर ये टाटा मोटर्स जैगुआर लैंड रोवर बहुत बड़े कस्टमर हैं। और एक चीज़ तो ये है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन नहीं, मतलब अलग अलग कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी नहीं है, पर ये चीज़ अच्छी है कि घर की ही कंपनी है, तो बिजनेस कहीं जाना नहीं है, रिस्क नहीं है कोई, मतलब कस्टमर्स जाने का, तो ये अच्छी बात है। बाकी धीरे धीरे मुझे लगता है और भी कंपनीज इनकी सेवाएं वगैरह लेगी, तो काम बढ़िया है, कम रिस्क वाला काम है, बहुत ही शानदार और डिमांडिंग काम है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो इसके फाइनेंशियल्स 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो अगर 2021 से 2023 तक अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल बढ़े हैं। रेवेन्यू के अंदर करीब करीब 1.5 से 2 गुना जैसी ग्रोथ है 2021 से 2023 के अंदर, और प्रॉफिट के अंदर करीब करीब 2.5 गुना जैसी ग्रोथ है 2021 से 2023 के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है फाइनेंशियल्स के अंदर, और इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, और इसके हाथ में रिजर्व हैं, मतलब रिजर्व हर साल बढ़े हैं, करीबन 2,500 करोड़ रुपए के रिजर्व भी बढ़े हैं। और उसके बाद डेट, मतलब उधारी, मतलब बोरोइंग्स की बात करें तो ये डेट फ्री कंपनी है। मतलब बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी कंपनी देखी है जो डेट फ्री है, मतलब ऐसी कंपनियां बहुत कम देखने को मिलती है जिनके ऊपर कोई भी उधारी नहीं है। इसके अलावा इसके पास रिजर्व कैश भी है एक्स्ट्रा, तो ये अच्छी बात है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, और ऐसी कंपनीज बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो करीबन 32.53 का निकल कर आता है। और अगर बात करें मतलब आईपीओ जो इसका जीएमपी चल रही है, करीबन 350 रुपए के आसपास जीएमपी चल रही है, तो उसके बाद आईपीओ की लिस्टिंग के बाद क्या इसका जो पीई हो जाएगा करीबन 45 से 50 के बीच में, मतलब बाद में किसी को लेना है तो 45 से 50 के बीच में होगा। अभी 32.53 के हिसाब से इसका पीई है। फिर इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ है करीबन 20.87 की। इसका अर्निंग्स पर शेयर है 15.37 का। बाकी इसके पीयर कंपिटिटर्स है एल&टी, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी। तो एल&टी और टाटा एलेक्सी का जो अर्निंग्स पर शेयर है 100 से ऊपर का, तो उनसे तो कम है इसका, और केपीआईटी से थोड़ा अर्निंग्स पर शेयर ज़्यादा है। और पीई वाइज देखें तो सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पर आ रही है, अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस पर है। तो मतलब इन्होंने वैल्यूएशंस गैप छोड़ा है, लिस्टिंग गेंस मिलने की संभावनाएं नजर आ रही है, और उस हिसाब से जीएमपी भी आप देखिए 70% के आसपास चल रही है। तो वैल्यूएशंस तो इन्होंने बढ़िया दी है। बाकी एक चीज नेगेटिव है कि भाई अपने पीयर कंपटीटर से, मतलब ज़्यादा नेगेटिव नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं कि भाई अर्निंग्स पर शेयर अपने पीयर से कम है, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ अपने जो भी पीयर कंपटीटर्स है उनसे कम है। बाकी ओवरऑल ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा ही है इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ और अर्निंग पर शेयर। ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो ये आईपीओ 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 475 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में। 30 शेयर्स का ये लॉट है।
और इसका जो टोटल इश्यू साइज है 3042 करोड़ रुपए का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। वैसे इस कंपनी को पैसे की जरूरत भी नहीं नजर आ रही। आप देख सकते हैं कि भाई पूरी डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा इसके हाथ में रिजर्व कैश भी पड़े हैं और जो इसके क्लाइंट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल मतलब सूट करता है इस आईपीओ पर। और रिटेल पोर्शन है 35% का। शेयर होल्डर के लिए 10% का कोटा रखा गया है। और शेयर होल्डर कोटा के अंदर कौन एलिजिबल है, तो 13 नवंबर तक जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं वो सारे लोग एलिजिबल हैं डीमेट अकाउंट के अंदर। तो उन्होंने मतलब 11 या 12 तारीख को खरीद के रखे हैं, मतलब लास्ट, तो ही वो एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं है। और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर भी हैं, वो भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सवाल आ रहे थे टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। और इसकी लिस्टिंग डेट है 5 दिसंबर को। और रिटेल के अंदर हम मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। और भाई शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए भी हम मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं अगर हम 2 कैटेगरीज के अंदर अप्लाई करना है तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, अब अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, तो जीएमपी तो बहुत शानदार है 70% के आसपास। बाकी एंकर लिस्ट भी आ जाने दीजिए, मुझे लगता है एंकर लिस्ट शानदार आने वाली है और इस आईपीओ की डिमांड अच्छी रह सकती है। बाकी देखिए दोस्तों, डिसीजन आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाइएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज का सेक्टर बहुत ही बढ़िया है। फ्यूचर के हिसाब से मतलब बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है। ऐसी चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एरोस्पेस सेक्टर, सबको अपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो इन चीज़ों की डिमांड हमेशा रहेगी ही। बाकी इसके क्लाइंट खुद घर के हैं, मतलब क्लाइंट से कोई रिस्क नहीं है कि भी कोई क्लाइंट रूट के चला जाए। तो टाटा मोटर्स से इसका क्लाइंट है। बाकी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, कोई डेट नहीं है, पूरी डेट फ्री कंपनी है। टाटा ग्रुप का हाथ है। टाटा ग्रुप हमेशा इन्वेस्टर फ्रेंडली है और उसकी वैल्यूएशंस बहुत सस्ती लेके आए, मतलब ज़्यादा सस्ती नहीं पर सस्ती लेके आए हैं, इतनी महंगी नहीं है, अच्छी वैल्यूएशंस है। तो ओवरऑल कोई ज़्यादा नेगेटिव्स नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है नज़र आ रही है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी। बाकी देखिए दोस्तों, मुझे लगता है ये मिलना भी थोड़ा मुश्किल होगा, ये आईपीओ बम्पर सब्सक्राइब होने वाला है। और दोस्तों कोई भी डिसीजन आप बनाएं तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के लिए ही। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स और वीडियो देख के आपकी सारी जानकारी क्लियर हुई होगी। आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।